एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमें अस्थमा पता होना चाहिए कि क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस एक विस्कस स्टिकी सब्सटेंस का सेक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्मूथ मसल्स है उनमें ब्लॉकेज हो जाती है और उनका डायमीटर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। हम डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल स्मूथ मसल है, जब उसमें इन्फ्लामेशन हो गई तो उसका डायमीटर बहुत कम हो गया और उसके बाद म्यूकस सेक्रीशन से उसमें ब्लॉकेज हो गई, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इससे हमें सांस लेने में ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होगी ही, क्योंकि ऑक्सीजन की पासेज प्रॉपर नहीं हो पा रही। वूजिंग कफ मीन्स विजलिंग साउंड आना जब हम सांस ले रहे हैं। और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पा रहा। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? फर्स्ट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक मेजर कॉज है। उसके अलावा फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जिससे एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं और हमें अस्थमा का शिकार होना पड़ता है। और उसके अलावा कोल्ड एयर भी कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं हमारे लंग्स में ब्रोंकाइस को, जिससे उसका डायमीटर कम हो जाता है और हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। और उसके अलावा इन्फेक्शंस इन्हेलेशन के थ्रू भी हो सकता है, फूड के थ्रू भी कोई फॉरेन पार्टिकल, एलर्जन जैसे पोलन ग्रेन वगैरह हमारे लंग्स में एंटर कर सकते हैं और अस्थमा कॉज कर सकते हैं। एलर्जन और इरिटेंट, ये पोलन ग्रेन, पोल्यूशन, ये सभी इसी में आ गए जो अस्थमा को क्रिएट करते हैं। मेन उनका मॉलिक्यूल या मेन बैक्टीरिया जो अस्थमा को कैरी करेगा। अस्थमा की दो टाइप्स है मेन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मिडल एज वालों को होता है, जैसे 22, 24, 25 एज होगी। ये क्रॉनिक है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है अगर इसको ना ट्रीट किया जाए और इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे हमें पैदाइशी बर्थ से नहीं मिला है। ये एक्सट्रिंसिक है जो अर्ली एज में ही हो जाता है, मतलब जेनेटिक है। ये हमें अगर हमारे फादर मदर को है तो हमें भी हो सकता है। ये एपिसोडिक है, ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर क्रिएट हो जाएगा। और इसकी अपनी एलर्जिक हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। ये किस तरह से एक्शन करेगा जिससे हमें अस्थमा कॉज हो जाए, ये हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ अस्थमा में, यानी अस्थमा कैसे कॉज हो रहा है। फर्स्ट, फॉरेन पार्टिकल, कोई एलर्जन या ईटियोलॉजी फैक्टर हमारे लंग्स में एंटर करेगा। वो नोज़ या माउथ दोनों उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं। ये हमारे लंग्स में मास्ट सेल होते हैं, जो मास्ट सेल हमारे लंग्स में सबसे हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। ये जो एलर्जन है, फॉरेन पार्टिकल है, ये मास्ट सेल में आईजीई बॉडीज़ होती हैं जिससे जाकर बाइंड हो जाता है और उसकी वजह से ग्रैन्युलेशन होती है। जो हिस्टामिन है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है। उसकी ग्रैन्युलेशन होने से हिस्टामिन टूटता है और रिलीज़ होता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स में हिस्टामिन के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोटीज एंजाइम, इंटरल्यूकिन्स एट्सेट्रा होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में। इन्फ्लामेशन कॉज होने की वजह से उसका डायमीटर तो घट गया और उसके अलावा म्यूकस सेक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाती है और इसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। हम अस्थमैटिक अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन है वियरिंग मास्क। इससे एलर्जन हमारे नोज़ के थ्रू एंटर नहीं होता है। नो कॉम्प्लेक्सेशन और बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज़, जो एंटीजन है एंटीबॉडीज से बाइंड कर जाता था, हम उसी को ही रोक दें। वीकर द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेशन, अगर एंटीजन एंटीबॉडी
बाइंड हो गए हैं तो हम उसको वीक कर दें, उसके बॉन्ड को वीक कर दें और वो टूट जाए, जिससे वो ग्रैनुलेशन प्रोसेस तक ना पहुँचे। मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र हम यूज़ करेंगे मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। इससे ग्रैनुलेशन नहीं होगी और हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा। उसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं हमारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। एंटी हिस्टामिन्स की क्लासिफिकेशन में मेनली 5 क्लासेस हैं: ब्रोंकोडाइलेटर्स, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटी IgE एंटीबॉडीज़। ब्रोंकोडाइलेटर्स ऑब्वियसली जो डायमीटर कम हो गया है उसको डायलेट करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर्स में भी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है: बीटा 2 सिम्प्थोमिमेटिक ड्रग्स। बीटा 2 सिम्प्थोमिमेटिक ड्रग्स में आ जाता है साल्ब्यूटामोल, बॉम्ब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटालिन। मिथाइल जेंथिन्स में आ जाएगा थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, कैफीन। एंटीकोलिनर्जिक में जो एसिटाइल कोलिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए, तो हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे इप्राएट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोएट्रोपियम ब्रोमाइड। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में सेकंड है हमारी ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। ये ल्यूकोट्राइन्स भी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उसको भी एंटागोनाइज कर देंगे, उसको भी रोक देंगे, जिसके लिए हमें यूज़ करेंगे मॉन्टेल्यूकास्ट और ज़ोफ्रिल्यूकास्ट। नेक्स्ट है मास्ट सेल स्टेबिलाइज़र, जो मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, ग्रैनुलेशन को बंद कर देंगे या स्टॉप कर देंगे या होने नहीं देंगे, जिससे हिस्टामिन नहीं रिलीज़ होगा। वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकोटेट कीटोटाइफन। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें सिस्टमिक और इन्हेलेशन है। सिस्टमिक में हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन आ जाएगा, और इन्हेलेशन में जैसे हम इन्हेलर वगैरह यूज़ करते हैं उसमें आ जाएगा फ्लूटी कोक्सोन, बुडेसोनाइड, बेक्लोमिथासोन। एंटी IgE एंटीबॉडी है, उसमें वो बाइंड ही नहीं करेगी ड्रग। एंटी IgE एंटीबॉडी में जो एलर्जन है वो भी बाइंड नहीं करेगा, और उसमें ड्रग आ जाएगी ओमालिजुमाब।